ओके बच्चों, तो आज हम साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम बेसिक समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं एंड मच मोर। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वो केमिकल चेंज या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन उनमें होता है और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए इसको और बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए, प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होती हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट्स से हमने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर गई ऑक्सीजन गैस के साथ और इसे बना H2O। इससे क्या बना, H2। बेटा ध्यान से समझना, जिस पे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट होके कोई नई सब्सटेंस बनाएंगे। और जो दूसरी साइड है वो हमारी कौन सी है, जिसे मैं ब्लू से मार्क करूंगा, वो हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट साइड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मैंने आपको क्या बोला था कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी एंटायरली ही डिफरेंट होती हैं। जैसे H2 की प्रॉपर्टी क्या है, वो एक गैस है। O2 की प्रॉपर्टी भी क्या है कि वो गैस है। और इन दोनों गैसेस के मिश्रण से जो नया सब्सटेंस बना वो क्या है, एक लिक्विड है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन H2 गैस जो है कंबस्टेबल है। कैसी है, कंबस्टेबल। कंबस्टेबल मतलब इसमें आग लग सकती है। ऑक्सीजन जो है सपोर्टर है। ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर है। वेयर एज जो H2O बना ये तो आग बुझाने का काम करता है, एक्सटिंग्विशर। क्या है ये, एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर्स में इसको यूज किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग होती है। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी कुछ और होती है। अभी हमने इस एग्जांपल से अच्छे से समझा कि H2 गैस थी, O2 के साथ रिएक्ट कर गई और उसने वाटर बनाया। वाटर की प्रॉपर्टीज और H2 और O2 गैस की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं रियल लाइफ। हाँ, अब हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे ऐसे प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा हो। केमिकल चेंज हो रहा हो जिससे हमें पता चले कि कोई केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा, अगर किसी चीज़ की स्मेल बदल जाए, अगर किसी चीज़ का कलर बदल जाए, अगर किसी चीज़ में से कोई गैस रिलीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, तभी वहाँ पे कोई ना कोई सर्टेन चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे हम अगर सबसे पहले देखें लेफ्ट ओवर मिल्क इन समर। गर्मियों में आपने बहुत नोटिस किया होगा, अगर दूध गलती से बाहर पड़ा रह जाए, रेफ्रिजरेट ना किया जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, एक फाउल सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दूध का टेस्ट चेंज हो जाता है, रेंसिडिटी बोलते हैं इसे। दूध क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, सॉरी नॉट रेंसिड, वो सार हो जाता है। ठीक है, सार हो जाता है। रेंसिडिटी भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है। रेंसिडिटी ऑयल्स में होती है बेसिकली। मिल्क जो होता है वो सार हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। वो लैक्टोज शुगर का फर्मेंटेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, मिल्क खट्टा हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो लैक्टिक फर्मेंटेशन उसके अंदर हो जाता है। अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पे रख दो, उसे रूम टेम्परेचर पे ना रख के उसे हमें तो रेफ्रिजरेट करना था और हमने उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके अंदर लैक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या लैक्टिक फर्मेंटेशन हो गया। नेक्स्ट इज रस्टिंग। रस्टिंग की अगर हम बात करें, कोई आयरन का तवा है, पैन है या कोई नेल है, कील, इनमें क्या होता है, रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है, उसे हम रस्ट बोलते हैं। वो भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल होता है। उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की अगर हम बात करें, अब देखो ग्रेप्स वगैरह जो होती है इनके अंदर जो शुगर्स प्रेजेंट होती है, खाने में
स्वीट होते हैं, दैट मीन्स वो शुगर प्रेजेंट है उसमें। ये जो शुगर है, ये शुगर जो होती है, इसका फर्मेंटेशन अगर हम कराया जाए, इनका ब्रेक डाउन कराया जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, तो हम इससे ही अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रेप्स को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाई जाती है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हेल्प करते हैं। तो शुगर्स का क्या बना देना, अल्कोहल बना देना, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होती है, ये बना देना फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स कहलाता है। उसी के साथ साथ मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन। अब देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ब्रीदिंग इज द सिंपल इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस, वेयरएज रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है, आप इसकी रिएक्शन देखिए, बॉडी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हुआ, और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है, वो आप आगे पढ़ लेंगे। आपका ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होके ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। दिस इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, और ये हमारे सेल्स के अंदर होता है। सेल्स के पास ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज को वो ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी होती है जिसकी मदद से आप बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, लिख पा रहे हो। जो आपको एनर्जी मिलती है वो इसी ग्लूकोज की मदद से मिलती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी एक केमिकल चेंज है। अभी हमने जितनी भी सारिंग ऑफ मिल्क की बात करी, ये सब केमिकल चेंजेस है। अंदर केमिकल्स में कुछ चेंजेस आ जाना इज कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। जैसे यहाँ पे C6H12 ग्लूकोज का टूट जाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। देखो, रिएक्टेंट साइड पे अगर मैं देखूं, जो रिएक्टेंट साइड है इसमें कुछ और सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट कुछ और बना जो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्लूकोज और CO2 और वाटर में बहुत फर्क है ना। तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंज कहलाते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके एविडेंसेस क्या होंगे। फर्स्ट इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का चेंज हो जाना। जैसे आपको मैंने H2 और O2 वाली रिएक्शन बताया कि H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस थी, और वो गैसेस ने रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर बनाया। वाटर जो एक लिक्विड है, H2 और O2 ने रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर बनाया, वो एक लिक्विड है। तो दो गैसेस ने मिलके क्या बनाया, लिक्विड बना दिया, है ना। तो दिस इज योर चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, ऐसी कोई स्टेट बन जाना। जैसे दो गैसेस H2 और O2 का बन जाना लिक्विड, दैट इज वाटर बन जाना, दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट। अगर किसी चीज में चेंज ऑफ स्टेट पाया जाता है तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। उसी के साथ साथ चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शंस में क्या हो जाता है, कलर ही चेंज हो जाता है। आपने दो सिंपल, अपने माइंड में आप सपोज कीजिए कि आपने दो सिंपल क्लियर लिक्विड्स लिए, उन दोनों क्लियर लिक्विड्स को आपने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसमें पिंकिश कलर आ गया। तो ये क्या कंफर्म करेगा कि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी वहां पे चेंज ऑफ कलर ऑब्जर्व हुआ है। देन कम्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस में गैसेस भी इवॉल्व होती हैं, कुछ रिएक्शन में गैसेस इवॉल्व होती हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब कोई, आप सपोज करो आपने कोई दो क्लियर लिक्विड्स को मिक्स करा और उसमें से गैस बबल्स निकलने शुरू हो गए, तो इससे क्या कंफर्म होगा कि वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट इज योर चेंज इन टेम्परेचर। अगेन आप अपने माइंड में दो बीकर्स लीजिए जिसमें आपने कोई क्लियर लिक्विड भरा हुआ है, उन दोनों बीकर्स के लिक्विड्स को आपने मिक्स कर दिया। अब आपने मिक्स करा और आपने क्या देखा कि कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, या कंटेनर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, वहां पे कोई चेंज इन टेम्परेचर आपको पाया गया। तो दिस कंफर्म्स कि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। चलिए, अब एक्टिविटी 1.1 हमारी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज आल्सो अ केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, आप मैग्नीशियम के पतले पतले रिबन आते हैं, उनको आप बर्न कर सकते हो। एक मेटल है मैग्नीशियम, Mg इसका सिंबल है, इसको अगर आप बर्न करते हो, मैग्नीशियम मेटल को आप बर्न करते हो, बर्न करने का मतलब होता है कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन की मदद से उसे जला देना। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जलता है उसके साथ, तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका आपको एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन आपको दी हुई है, ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अब इस, ये आपका क्या कंफर्म करता है, देखो मैग्नीशियम जो था पहले, इट वाज ओनली मैग्नीशियम दैट वाज प्रेजेंट हियर, है ना।
एक सिल्वरी सा रंग इसका होता है। और उसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट, जब आपने उसे जलाया तो उसके बाद आपको क्या मिला, एक व्हाइट पाउडर मिला। क्या मिला, एक व्हाइट पाउडर मिला। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को आपने जब जलाया तो आपको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है एक व्हाइटिश रंग का पाउडर होता है, एक व्हाइट रंग का पाउडर होता है। पहले इसका कलर कुछ और था, मैग्नीशियम का कलर कुछ और था, और रिएक्ट होने के बाद, जलने के बाद वो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसका कलर एक व्हाइटिश पाउडर है, जो अलग है, डिफरेंट है। अब कलर चेंज हो गया, एक पहले मेटल की एक स्ट्रिप थी, अब वो एक पाउडर बन गया। ये सब क्या कंफर्म करते हैं कि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। फिर उसके बाद आता है लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट, लेड पीबी, लेड का सिंबल होता है पीबी, लेड मेटल है एक, पीबी इसका सिंबल होता है नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आपने रिएक्ट करा, अब ये दोनों के दोनों क्लियर सॉल्यूशन थे। कैसे सॉल्यूशन है, क्लियर, बिल्कुल पानी जैसे सॉल्यूशन थे। आपने जब इन दोनों को मिक्स करा तो आपने क्या देखा कि लेड आयोडाइड के येलो रंग के प्रेसिपिटेट, अरे आपने तो कैसे लिक्विड लिए थे, दोनों के दोनों क्लियर लिक्विड लिए थे, उन दोनों को आपने मिक्स करा, मिक्स करने के बाद आपको क्या मिला, एक पीले रंग का सॉल्यूशन मिल गया। पीले रंग का एक नीचे, पीले रंग का बॉटम ऑफ द कंटेनर में आपको क्या मिला, पीले रंग का कुछ पाउडरी सा सब्सटेंस मिला, जो लेड आयोडाइड के क्रिस्टल्स थे या लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स थे, है ना। तो ये भी क्या कंफर्म करेगा कि आपने दो क्लियर लिक्विड्स लिए, उसमें आपने उन दोनों को मिक्स करा, और उसके बाद आपको क्या मिल गया, एक नीचे व्हाइट रंग का कुछ क्रिस्टल्स आपको इकट्ठे होते हुए दिखाई देने लग गए, जो क्या कंफर्म करेंगे कि यहाँ पक्का कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तभी यहाँ पे येलो रंग के क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट्स बने हैं। उसके साथ साथ एक्टिविटी 1.3 में दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस वाया जिंक एंड एसिड। आपने क्या लिया, एक जिंक लिया, जिंक एक मेटल है, उसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे मेंशन नहीं होगा तो आप प्लीज इसे याद रखें, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों को जब आपने रिएक्ट करा तो इट फॉर्म जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। और उसके साथ साथ कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। जिंक सल्फेट के साथ कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस की आपको मैं प्रॉपर्टी बताऊं तो, जब ये बर्न होती है, इसके पास अगर आप जलती हुई माचिस लेके जाओगे तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पट पट की आवाज आती है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। दिस कंफर्म्स कि वो जो गैस है वो पक्का कौन सी है। अगर कोई गैस जल रही है और पट की आवाज आ रही है, पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, तो डेफिनेटली वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल्स। अब देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है बिफोर एनी, आप उसको लिखेंगे तो उसको आप क्या करें, बैलेंस भी जरूर करें, वो भी जरूरी होता है। बैलेंसिंग हम इसे बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है, अब स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग की रिएक्शन देखो। Fe प्लस H2O, आयरन प्लस H2O गिव्स आयरन ऑक्साइड और वाटर, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड है और वाटर दे रही है ना। अब आप अगर इसमें देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, आयरन कितने हैं, हाउ मेनी आयरन आर प्रेजेंट देयर, ओनली वन। आयरन कितने हैं, वन। हाइड्रोजन कितने हैं, टू। ऑक्सीजन कितने हैं, वन। बट अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो आयरन कितने हैं, थ्री। ऑक्सीजन कितने हैं, फोर। और हाइड्रोजन कितने हैं, टू। अब अगर मैं देखूं, बैलेंसिंग का मतलब ही क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स जो जितने भी हैं, जैसे आयरन का लेफ्ट हैंड साइड पे वन है, राइट हैंड साइड पे आयरन कितने हैं, तीन है। और उसी तरीके से हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे दो एटम्स है, हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड पे दो एटम्स है। और उसी तरीके से ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे वन एटम है, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे चार एटम्स है ना। आप ये देख रहे होंगे कि कुछ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा है, कुछ राइट हैंड साइड पे ज्यादा है। तो बैलेंसिंग का मतलब ही यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड एटम्स को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अगर हम बराबर कर देंगे तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयरन तो एक ही है लेफ्ट हैंड साइड पे, बट राइट हैंड साइड पे आयरन कितने हैं, तीन है। तो मैं क्या करूंगा, इसको आयरन को क्या कर दूंगा, थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ आयरन कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आयरन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी दोनों साइड बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, चार है। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, चार है। और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। तो मैं ऑक्सीजन को क्या करूंगा, फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन और H2O
पूरा जो होगा, क्योंकि एक कंपाउंड है तो पूरा कंपाउंड ही 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। चलो अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया, बट आप अगर देखो अब हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। हाइड्रोजन पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 2 थे, राइट हैंड साइड पे भी 2 थे, हमारा काम हो गया था। बट अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने आ गए? 8 आ गए, और राइट हैंड साइड पे 2 ही बचे हैं। तो मैं यहाँ हाइड्रोजन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। ठीक है, अभी इसी बैलेंसिंग की रिएक्शन को हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हमें बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज अवर हाँ टाइपोलॉजी या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी है? सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम ही बता रहा है, कंबाइन होगा दो चीजों का कंबाइन हो जाना ही कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूँ CaO, CaO इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें अगर मेंशन नहीं है नाम तो आप प्लीज इसको लिखते रहिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम को जब आप वाटर से ट्रीट करते हो, CaO को जब आप वाटर से ट्रीट करते हो, ये चूना ही होता है बेसिकली, इसको जब आप वाटर से ट्रीट करते हो तो इट फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्विक लाइम को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो इट फॉर्म्स स्लेक्ड लाइम। द प्रोसेस इज कॉल्ड है स्लेकिंग ऑफ लाइम। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्लेकिंग ऑफ लाइम। और इसी रिएक्शन में क्या होता है? हीट भी इवॉल्व होती है। क्या होती है? हीट भी इवॉल्व होती है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जो आपने कभी होते हुए देखी भी होगी, जब हमारे घर में लाइम वॉश होता था। लाइम वॉश जो होता है, हम चूना जब हम दीवारों पे फिरवाते हैं या पेंट की जगह हम चूने का यूज करते हैं, तो दैट इज योर केस ऑफ लाइम वॉश। उसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है, उसमें वाटर डाल दिया जाता है। तो जब मजदूर क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स कर रहा होगा, तो वो उसे जैसे ही मिक्स कर लेगा, उससे थोड़ी देर दूर हो जाएगा उस बर्तन से, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है। आप रिएक्शन में देख सकते हो ना, CaO और H2O रिएक्ट होके क्या बना? CaO और H2O रिएक्ट होके क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब यही वो हीट है जिसके कारण मजदूर क्या हो गया? उस बर्तन से दूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो क्या हो गया? गर्म हो गया। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है। इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। हीट रिलीज होने वाली रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक थर्मल रिलीज होता है। और इसके बाद इसमें और भी एक चीज, अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ये बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। उसी के बाद इसी को जब हम क्या करते हैं? वॉल्स पे ब्रश करते हैं, या इसे वॉल्स पे हम लगाते हैं, पेंट करते हैं इसे वॉल पे, तो क्या होता है? ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, हार्ड सी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। किसकी लेयर बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की। उसकी रिएक्शन भी आपने लिखी हुई है, ली हुई है आगे। अब आप देखो, ध्यान से समझो। सबसे पहले CaO और H2O रिएक्ट हुए। जो मजदूर ने काम किया वो क्या बनाया? उसने CaOH का होल ट्वाइस बनाया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। इसका पेंट हमने क्या करा? दीवारों पे लगा दिया। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये क्या करती है? स्लेक्ड लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एटमॉस्फेयर, अब हमने इसे दीवारों पे लगा रखा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो दीवारों से क्या होगा? ये स्लेक्ड लाइम और CO2 रिएक्ट होंगी और क्या बना लेगी? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। क्या बना लेगी? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा आपको एक शाइनी व्हाइट सा सब्सटेंस, या शाइनी और व्हाइट और हार्ड होगा। कैसा होगा ये? एक्सेप्शनली हार्ड होगा और रिफ्लेक्टिव होगा, शाइनी रहेगा ये। ठीक है, ये एक शाइनी सब्सटेंस बना लेती है। तो ये तो था हमारा लाइम वॉश का एक बेसिक सा प्रिंसिपल कि क्या लाइम वॉश होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इट इज बिलीव्ड कि ये जो लाइम वॉश हम कराते हैं, ये हमारी वॉल्स पे जब हम लाइम वॉश कराते हैं तो ये एटमॉस्फेयर से हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड ऑल को भी ट्रैप करता है। इट इज बिलीव्ड कि वहाँ पे क्या करता है? बैक्टीरियाज एंड ऑल को ट्रैप कर देता है। दैट इज वाई अर्लियर टाइम्स में इंडिया में इसका बहुत ज्यादा यूज होता था। बट अब क्या हुआ कि इंडियंस जो है पेंट पे शिफ्ट हो गए, और जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो अब लाइम वॉश कराने लग गए, क्योंकि उन्होंने समझा, इसको देखा उन्होंने कि लाइम वॉश कराने के बाद क्या होता है कि रूम्स के बैक्टीरियाज और हार्मफुल चीजें जो होती हैं, ये लाइम वॉश अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ना। इसीलिए इसको
अब यूज करने लग गए और इंडियंस जो है वो पेंट पे शिफ्ट हो गए। तो आप खुद समझिए कि हमारे इंडियंस की जो अर्लियर साइंसेज हैं वो कितनी एडवांस थी, वो कितने समझदार थे कि पेंट की जगह लाइन वॉश कराते थे, और लाइन वॉश जो था एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है पेंट का। देन कम्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नाम ही बता रहा है डिकम्पोज होना। डिकम्पोज होना मतलब टूटना, डिकम्पोज होना टूट जाना, किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें क्या बताया हुआ है, सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है। थर्मल का मतलब हीट। हीट की मदद से किसी चीज का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो दैट इज योर थर्मल रिएक्शन, है ना। थर्मल रिएक्शन में अब यहाँ पे दिया हुआ है आयरन सल्फेट FeSO4। आयरन सल्फेट को जब आप हीट करते हो, यहाँ पे आयरन सल्फेट, उसको आप क्या करते हो, हीट करते हो। हम इसको बना देते हैं, यहाँ पर एरोज नहीं बने हैं। आप क्या करोगे, आयरन सल्फेट है, इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। यहाँ पे हीट, और एरो के ऊपर ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स हीट। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, इसे एरो के ऊपर बनाना है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हीट है। क्या है, हीट है। और ये आयरन सल्फेट टूटता है आयरन ऑक्साइड में Fe2O3, आयरन ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन चीजों में टूट जाता है। और इसके शुरू में कैसे क्रिस्टल्स थे, ग्रीन कलर के थे, मतलब आयरन सल्फेट जो था हमारा ग्रीन था, और टूटने के बाद वो कैसा बन गया, एक ब्राउन सा सॉलिड बन गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इस पूरी रिएक्शन को हीट के द्वारा कराया गया। आयरन सल्फेट को हीट ही तो किया था, तभी तो वो टूटा आयरन ऑक्साइड्स में। तो इसे हीट के द्वारा जो कराई हुई रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती है, थर्मल रिएक्शंस। देन कम इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से कराई हुई रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो हमने किसकी मदद से कराई है, इलेक्ट्रिकल करंट्स की मदद से कराई है। तो दैट इज योर एग्जांपल ऑफ, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये जो रिएक्शन दी हुई है यहाँ पे, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है वाटर की। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आप राइट एक एरो बनाएंगे, H2O लिक्विड लिखा हुआ उसके बगल में L, उसके ऊपर राइट एरो बनाएंगे, और राइट एरो के ऊपर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। आपको इलेक्ट्रोलिसिस लिखना है, एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट विल फॉर्म H2O एंड O2। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये क्या बना लेगा, H2O और O2। ठीक है, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होते ही क्या होता है, वाटर जो होता है टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। उसके बाद आती है कुछ रिएक्शंस होती है फोटोलाइटिक रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस, फोटोलाइटिक। फोटो का मतलब होता है लाइट। ऐसी रिएक्शन जो लाइट के द्वारा कराई गई है, लाइट की मदद से जो हुई है रिएक्शंस, वो फोटोलाइटिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो जैसे फोटॉन्स की एनर्जी, फोटॉन सन के जो रेस के पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स कहलाते हैं, लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन बोलते हैं। अब जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड की एक बिहेवियर है कि अगर उस पर लाइट पड़े, सिल्वर क्लोराइड पे अगर लाइट पड़े तो वो क्या होती है, सनलाइट भी अगर उस पर पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, सिल्वर 2Ag और क्लोरीन में टूट जाएगी। सिल्वर की खासियत होती है या प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो किस में टूट जाती है, ट्वाइस ऑफ Ag, सिल्वर में टूट जाती है, और क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग हो जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर और क्लोरीन उसका अलग हो जाता है, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है जैसे उस पर लाइट या धूप पड़ती है। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस इज द ओनली रीजन कि सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, कुछ मेडिसिन भी आपने देखी होंगी डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखी जाती है क्योंकि वो लाइट से रिएक्ट कर सकता है, उसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है। या सिल्वर क्लोराइड को जो है हमेशा डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है क्योंकि वो सनलाइट से क्या कर सकती है, रिएक्ट कर सकती है, और सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो सकते हैं, टूट सकते हैं। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड टूटा सिल्वर और क्लोरीन में। चलिए, अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फिगर 1.2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर दिया हुआ है। देखिए 6 वोल्ट की एक बैटरी या सेल हमने लगाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है, और 2 रॉड्स बनाई है, कैथोड और एनोड। आप और इनमें जैसी आप इस पूरे लिक्विड में एसिडिफाइड वाटर है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है एसिडिफाइड वाटर है। कैसा वाटर है, एसिडिफाइड। अच्छा, इसको एसिडिफाई करते हैं थोड़ा सा, जिसके कारण क्या होता है, आयंस आ जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट इजी फैसिलिटेट हो पाता है। तो हम कैसा वाटर यूज करेंगे, एसिडिफाइड। कैसा वाटर है, एसिडिफाइड। एसिडिफाइड वाटर है। एसिडिफाइड वाटर को में जब हम करंट पास करते हैं तो हमें कैथोड, एक रॉड होती है, उस पे एक कैथोड और एक एनोड, दो तरीके की रॉड्स होती है। कैथोड पे आपको क्या मिलेगा,
हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होती हुई मिल जाएगी। डिपॉजिट भी क्या है, लिबरेट होती हुई मिलेगी हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, और एनोड पे आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। इस तरीके से वाटर को आपने तोड़ दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दिया। दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ओके, नाउ कम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर हम समझें तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेस कर देना किसी को, किसी को क्या कर देना, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को उसकी जगह से हटा देना। जैसे ए बी एक रिएक्टेंट था, ये रिएक्ट करा सी के साथ, और रिएक्ट होने के बाद क्या बना, ए सी प्लस बी। तो आप देख सकते हो सी ने बी को उसकी जगह से हटा दिया, सी ने उसको क्या करा, बी को उसकी जगह से हटा दिया। आगे जो बना वो क्या बना, ए सी बना और बी अलग हो गया। दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेसिक फंडा मैंने आपको बताया। अब ये होती कैसे है, कौन सी, ये आप पढ़ सकते हो। जैसे इसमें आयरन सल्फेट है, क्या है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट जब सॉरी 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 आयरन, ओनली आयरन, सिंगल आयरन, आयरन इज प्रेजेंट देयर। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ तो इट फॉर्म्ड आयरन सल्फेट। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ तो इट फॉर्म्ड आयरन सल्फेट। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि आयरन ने कॉपर को हटा दिया, आयरन ने किसको भगाया, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और खुद जुड़ गया और बन गया आयरन सल्फेट, है ना। दैट इज योर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। तो उसी तरीके से एक और रिएक्शन बनती है फिर तो डिस्प्लेसमेंट की जैसी, कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट में एक ही पर्सन को मूव किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो जाने मूव होंगे। जैसे आप इस रिएक्शन में अगर देखें तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को जब आप रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। हुआ क्या, सोडियम हट गया, सोडियम की जगह कौन आ गया, सल्फेट के पास बेरियम आ गया, है ना। सोडियम हट गया और सोडियम की जगह कौन आ गया, बेरियम आ गया। उसी तरीके से सोडियम हट के किसके पास चले गया, बेरियम की जगह पे चले गया। सोडियम बेरियम की जगह पे चले गया और बेरियम सोडियम की जगह पे आ गया। सोडियम बेरियम की जगह पे, बेरियम सोडियम की जगह पे, तो दो जाने डिस्प्लेस हुए ना। दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। देन वी हैव ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे पास अब क्या आंसर टॉपिक आता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इस रिएक्शन में अगर आप देखो, हाइड्रोजन में क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। इस नीचे वाली रिएक्शन में अगर आप देखो, H2 ने क्या बनाया, H2O बनाया। H2 में जब ऑक्सीजन जुड़ गई, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी में से ऑक्सीजन निकल गई तो उसका क्या कहते हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकल जाना इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव मतलब बुरी, जो क्या करे, नुकसान करे। अब हमारे आसपास भी क्या होती है, हर रोज हमारे आसपास की चीजें क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन उनमें हो रहा होता है। जैसे हम देखते हैं मेटल की जो ग्रिल्स वगैरह होती हैं हमारे यहाँ, लोहे की जो आयरन की ग्रिल्स होती हैं, वो क्या हो जाती है, रस्ट हो जाती है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन। क्या हो जाना, आयरन में ऑक्सीजन का आके जुड़ जाना, है ना, कोरोजन हो जाना। ये एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन है। डिस्ट्रक्टिव मतलब खराब हो गया मेटल, ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बोला ना, मेटल में, आयरन में आके क्या जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना। आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, है ना। ये सब जुड़ जाना, आयरन में ऑक्सीजन का जुड़ जाना बना देता है रस्ट। और जो रस्ट होती है, और अगर रस्ट को कंपेयर कर, रस्ट जो होती है फ्लेकी ब्राउन सब्सटेंस होता है, और आयरन जो होता है वो एक मजबूत सब्सटेंस होता है। रस्ट मजबूत नहीं होती है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, वो आयरन का जो आर्टिकल है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, खत्म होता रहता है। ठीक है। तो एक आयरन जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, एक फ्लेकी स्ट्रक्चरली वीक फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्या बन जाना, हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड, तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. ये इसका क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली आयरन, हमने तो आयरन की रस्टिंग सुनी है कि आयरन में जंग लगे, उसी तरीके से सिल्वर भी टार्निश हो जाता है। सिल्वर के अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स या ऑर्नामेंट्स आपके पास जो होंगे वो आप देखते होंगे कुछ समय बाद काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। सिल्वर भी जो होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट हो जाता है और उसको क्या क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। उसी तरीके से कॉपर पैटिना, कॉपर पे भी क्या हो जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसमें क्या होता है बेसिकली कॉपर कार्बोनेट होता है, एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक इसलिए बोला, एसिडिक और बेसिक दो तरीके के सब्सटेंसेस आपने पढ़े हैं। मेटल से जो बनते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नॉन मेटल से जो बनते हैं एसिडिक बनते हैं। तो कॉपर क्या है, एक मेटल है। अब मेटल से रिएक्ट करके जो चीजें बनती है वो बेसिक होती हैं, ठीक है। तो कॉपर पैटिना इस एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। देन यू हैव फूड रेंसिडिटी। अब क्या आता है, फूड रेंसिडिटी। अब होता क्या है, फूड के अंदर फैट्स और ऑयल्स होते हैं और इनको अगर आप ओपन एयर में छोड़ दो तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। मतलब फैट्स और ऑयल में जाके ऑक्सीजन का एड ऑन हो जाना, उसके कारण क्या होता है, एक नए तरीके के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में। नए तरीके के एल्डिहाइड्स और कीटोन बनते हैं जिसका एक अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल का मतलब है जीभ पे ना रखा जाने वाला ओडर होता, टेस्ट होता है, बैड ओडर होता है और फूड का डिस्कलरेशन भी हो जाता है। दैट इज योर फूड रेंसिडिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, फूड रेंसिडिटी। फूड का क्या हो जाना, खराब हो जाना, है ना। अब मेथड, फूड्स का खराब हो जाना। अब इसके लिए मेथड्स होते हैं प्रिवेंट करने के लिए। हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, अब बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्या है, फ्लशिंग स्नैक पैकेजिंग विद इनर्ट नाइट्रोजन गैस। हमने बहुत ज्यादा बार देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस को हमारे जो चिप्स वगैरह होते हैं, जो हम चिप्स मार्केट से खरीदते हैं, जिनमें गैस पे आप बोलते हो कि भाई गैस भर दी, चिप्स में तो गैस भरी हुई है, चिप्स तो 2-3 ही है और गैस भरी हुई है। वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो इसलिए भरी जाती है उसके अंदर जिसके कारण उसके अंदर जो चिप्स हैं, चिप्स के अंदर प्रेजेंट है ऑयल, फैट्स। वो ऑयल और फैट जो है वो रेंसिड ना हो जाए, खराब ना हो जाए, ऑयल खराब ना हो जाए। ऑयल कैसे खराब होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हम क्या करते हैं, उसमें से, उस पैकेट में से सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसके कारण डेंसिडिटी वाला प्रोसेस हो ही नहीं पाता और वो खराब नहीं होता। सिमिलरली हम बहुत सारे स्केवेंजिंग केमिकल्स डाल सकते हैं, केमिकल एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं, जैसे BHA और BHT। BHA और BHT ये दो एक केमिकल्स हैं। अब BHA और BHT की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, BHA और BHT, ठीक है। और हाँ, हम ये डाल देते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन को आने नहीं, मतलब ऑक्सीजन को रिएक्ट होने नहीं देते हैं, ऑक्सीजन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीजन को रिएक्ट हमारे फूड आइटम से होने नहीं देंगे। तो ऑक्सीडेटिंग एजेंट या एंटीऑक्सीडेंट्स आपने बहुत सारे उसमें पढ़ा होगा फूड प्रिजर्वेटिव्स में। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ये होते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग पेरिशेबल आइटम्स जो होती है उनको हम क्या रखते हैं, टाइटली सील करते हैं, डार्क कंटेनर्स में रखते हैं और लो टेम्परेचर। अच्छा, आइटम्स दो तरीके की होती है फूड आइटम्स, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल, ठीक है। अगर वाटर कंटेंट फूड आइटम में ज्यादा है तो इट इज अ पेरिशेबल, वो क्या होगी, पेरिशेबल होगी। और फूड आइटम में वाटर कंटेंट कम है तो वो नॉन पेरिशेबल होगी। तो अगर पेरिशेबल फूड आइटम है तो उसको हम टाइटली सील करेंगे, उसको डार्क कंटेनर्स में रखेंगे और लो टेम्परेचर में रखेंगे। फ्रीजर रेफ्रिजरेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो पेरिशेबल है, खराब हो सकती है, वाटर कंटेंट उसमें क्या होता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है। So that is all about this chapter. Hope you understood the chapter. This was the quick and rapid revision video of your chemistry chapter number 1. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी टॉपिक अगर रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलो बच्चों, अब हम बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कंबस्शन ऑफ मीथेन का। मीथेन गैस को जलाना, मीथेन CH4 burnt in the presence of oxygen, it gives carbon dioxide, CO2 and H2O.
अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इट्स अ अनबैलेंस्ड रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ राइट हैंड साइड पे भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, अब पहले सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, है ना। तो मुझे यहाँ पे जो दो चीजें बैलेंस नहीं दिख रही हैं वो कौन कौन सी हैं, हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2 और 1, टोटल ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 3 है, राइट हैंड साइड पे 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 2 है ना। तो लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 3 है, आप देख लो 2 ये और एक 1, 3, टोटल 3 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 2 है। तो मुझे इसे बैलेंस करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो राइट हैंड साइड पे तो 3 है और यहाँ पे कितनी है 2 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 4, पर राइट हैंड साइड पे भी कितनी है 3 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब देखो अगर मुझे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाना है यहाँ पे, मुझे इस पूरे ये कंपाउंड है ना, तो पूरे कंपाउंड से आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे कंपाउंड को। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई 2, पर एक गड़बड़ हो गई, वो ये गड़बड़ है कि हाइड्रोजन भी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने हमने ऑक्सीजन को 1 से तो 2 कर दिया है ना, पर हाइड्रोजन को भी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया टोटल 4। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखूं तो कितनी है 4 है, राइट हैंड साइड पे अगर देखो 2 + 2 कितनी हो गई 4, टोटल कितनी हो गई ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे भी कितनी हो गई 4 हो गई। पर अब अगर किसी का बैलेंस बिगड़ गया तो वो किसका बिगड़ा, हाइड्रोजन का। क्या हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ा, नहीं, हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे भी 4 है। चलिए देखते हैं ना, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी थी 4 और राइट हैंड साइड पे भी 4। तो दिस वे हमारे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों चीजें यहाँ पे बैलेंस्ड हो गई। चलिए अगर नहीं समझ आया तो एक रिएक्शन और देखते हैं, रिएक्शन इज रस्टिंग, बहुत ज्यादा रिपीट होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना। अगर आप इसकी रिएक्शन देखें तो मैंने आपको बताया था आयरन जो है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर H2O और ऑक्सीजन से रिएक्ट होके ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनता है Fe3O4 या Fe2O3। ठीक है, यहाँ पे Fe3O4 बन रहा है, रस्ट है ये भी, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ आयरन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 1, यहाँ आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितनी है 4, हाइड्रोजन कितनी है 2। अच्छा, हाइड्रोजन तो दोनों साइड बैलेंस्ड है, बट आयरन यहाँ पे 1 है तो और यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब हमारे पास आयरन कितने हो गए 3 हो गए। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए आयरन, है ना, बट ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितनी है सिर्फ 1 और यहाँ कितनी है 4। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस H2O को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 4 हो गई, बट उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी तो मल्टीप्लाई हो गया, हाइड्रोजन में भी तो 4 मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन में 4 जब मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, अब हमारा आयरन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है, राइट हैंड साइड भी 4 है, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 8 है और यहाँ कितने हैं 2 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट 8 हाइड्रोजन, है ना। तो दिस वे हमने दोनों साइड क्या कर लिए, एटम्स को बैलेंस कर लिया। चलिए एक और देखते हैं, लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी गई है, तो मैं इसके ऊपर तो IMP का टैग भी लगा देता हूँ। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है रिएक्शन। इट सेज लेड नाइट्रेट PbNO3 whole twice, PbNO3 whole twice lead nitrate gives PbO plus NO2 प्लस ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली रिएक्शन है ये। अब अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे लेड कितने हैं 1 और
आप इसमें अगर नाइट्रोजन देखें, अच्छा नाइट्रोजन कितना है आपको यहाँ तो दिख रहा है 1, है ना, पर यहाँ बाहर 2 लगा हुआ है, ये होल 2 है, होल 2 का मतलब ये 2 इस नाइट्रोजन पे भी है, तो नाइट्रोजन टोटल कितने हैं 2 हैं, आपको देखने में 1 लग रहा होगा बट यहाँ पे होल ट्वाइस है ना, तो ये 2 इसके लिए भी है। और ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको 3, पर ये 3 नहीं है, ऑक्सीजन कितने 6 है। सिमिलरली यहाँ लेड कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। तो टोटल ऑक्सीजन लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कितने हैं 2 2 एंड 1, टोटल 5 है, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं 6 है। तो मेरे को अब इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। सिमिलरली नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही है, तो चलो मैं नाइट्रोजन से स्टार्ट करता हूँ। मैं इसे कितना कर देता हूँ, नाइट्रोजन को मैं कितना बना देता हूँ 2 कर देता हूँ। चलो मैंने नाइट्रोजन को तो 2 कर दिया, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, उसके कारण ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पे 4 हो गई। चलो अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 4 + 2 6 + 1 7, अरे नाइट्रो ऑक्सीजन तो बढ़ गई। अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, अब कैसे बनाया जाए इसको कि दोनों साइड बराबर हो जाए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितनी हो गई 7 हो गई, यहाँ तो बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पे इसे 2 कर दूं, ट्वाइस कर दूं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ऑक्सीजन को बढ़ा रहा हूँ, तो लेड कितना हो जाएगा 2, और नाइट्रोजन पहले कितनी थी 2 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई, ऑक्सीजन पहले 6 थी अब कितनी हो गई 12, ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पे 12 हो गई, जैसे ही मैंने इसको ट्वाइस करा। अच्छा अब ऑक्सीजन तो बढ़ गई। अच्छा अब यहाँ पे लेड कितना हो गया 2, यहाँ कितना है 1, तो मुझे इसे पहले 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हुआ 2। अब यहाँ 2 हो गया तो ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 2 हो गई, ऑक्सीजन भी कितनी हो गई 2 हो गई। चलिए अब इसे चेक करते हैं। अच्छा नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 4, लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन कितना है 4, राइट हैंड साइड पे कितना है 2, हमें चाहिए कितना 4, तो क्या मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, हाँ मैं इसे अब 4 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करता हूँ। अब नाइट्रोजन कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई 8, ऑक्सीजन कितनी हो गई 8। अब ये रिएक्शन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बैलेंस हो गई, अगर हम इसे काउंट करें, यहाँ पे लेड कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2, और नाइट्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे भी 4, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन कितने हैं 12, यहाँ काउंट कर लेते हैं 2 8 10 + 2 12, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस्ड हो गई। आपको ट्राई करना होगा, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि एक बार 2 लगा देने पे नहीं काम बना, तो हमने उसे किससे मल्टीप्लाई किया 4 से किया, 4 से जैसे मल्टीप्लाई किया पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ये लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका पूछा गया है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, चलिए अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं। दिस टाइम द रिएक्शन इज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये भी आपसे बहुत पूछी जाती है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, इट सेज, अच्छा फोटोसिंथेसिस इसके साथ साथ हम समझ भी लेते हैं। अच्छा ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स, है ना, छोटे छोटे पोर्स जो उनके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, स्टोमेटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और वाटर जो है सॉइल से इनकी जो रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है, उसको उन दोनों को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से ये क्या करते हैं, उसको बनाते, उससे बनाते हैं C6H12O6, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। आप बोलते हैं ना कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये रही वो ऑक्सीजन, कब बनती है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट कंबाइन करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्या बना लेते हैं C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज आउट होती है। चलिए भाई, अभी ये तो हमने फोटोसिंथेसिस समझा, पर अभी तो हम समझ रहे थे बैलेंसिंग। कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितनी है 1, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितनी है 6 है, और यहाँ पे 2 है, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, 6 और 2, दिस 6 एंड दिस 2 8। चलिए अब हम सबसे पहले कार्बन से ही शुरू कर लेते हैं। चलो मुझे कार्बन को कितना कितना बनाना है, यहाँ पे 6 बनाना है, तो मैं कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा कार्बन 6 हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गए,
6 और 2 मल्टीप्लाई होकर 12 बन गया। अच्छा, ऑक्सीजन अब कितने हो गए यहाँ पे 13 हो गए, पर हमारे यहाँ इस साइड कितने हैं 8 हैं, है ना। अब हमें इसे ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 है, तो क्या मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हाइड्रोजन अभी सिर्फ 2 था, अब 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हाइड्रोजन 12 हो गया। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे भी 12 है। ऑक्सीजन भी कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो इस हाइड्रोजन के 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। एक ऑक्सीजन थी, जब 6 से मल्टीप्लाई हुई तो 6 ऑक्सीजन बन गई। अच्छा, अब ऑक्सीजन को अगर मैं काउंट करूं तो 12 और 6 18, और यहाँ कितनी है 6 और 2 8। अब मुझे कितनी चाहिए यहाँ पे टोटल 18 है और यहाँ सिर्फ 8 है, तो 10 और चाहिए। तो कैसे बनाई जाए 10 ऑक्सीजन, सोचो। और देखो हम क्या कर सकते हैं, 12 and 6 18 ऑक्सीजन आर हेयर, और यहाँ पे कितनी है 6 और 2। अगर मैं इस ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, नाउ आई गॉट 12। अब मेरे पास कितनी हो गई ऑक्सीजन 12, एंड 12 एंड 6 कितना होता है 18। सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे भी कितनी है 18, तो ऑक्सीजन हमारी दोनों साइड 18 हो गई, कार्बन हमारी दोनों साइड 6 है, और हाइड्रोजन हमारी दोनों साइड 12 है। तो दिस वे दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं, सोडियम मेटल एंड वाटर की। सोडियम मेटल एंड वाटर का रिएक्शन, सोडियम मेटल और वाटर का रिएक्शन। सोडियम मेटल, सोडियम का सिंबल होता है Na, और वाटर। अच्छा, सोडियम और वाटर का रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट और एक्सप्लोसिव होता है। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है एक्सट्रीम, ये बर्न करके क्या बनाता है, वायलेंट सा बर्न करके ब्लास्ट करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ बेस। मेटल हमेशा क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, और H2 गैस रिलीज होती है। तो सोडियम के कितने एटम है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 1, सोडियम के कितने हैं 1, ऑक्सीजन के। अच्छा, अब आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है, ये NaOH है, N एक इसमें सोडियम प्रेजेंट है, एक इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब सोडियम तो 1 है दोनों एंड पे, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये तो बैलेंस नहीं है। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे कितनी है 3। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास हाइड्रोजन कितनी हो गई 4 हो गई, पर उसके कारण ऑक्सीजन का नंबर बिगड़ गया, हो गया 2। अच्छा, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 बनाने के लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितनी हो गई 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। अच्छा, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, चलो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 है और +2 4 है टोटल, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 है, चलो ये भी बैलेंस हो गया। पर ये 2 जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये ऑक्सीजन से हुआ, हाइड्रोजन से हुआ, सोडियम से भी तो होगा, सोडियम भी कितना हो गया 2, यहाँ कितना है 1, तो मैं इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ भी सोडियम कितना हो गया 2। दिस वे द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको और बैलेंसिंग रिएक्शन वाले क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में और क्या बैलेंसिंग की रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4-5 जो बेसिक रिएक्शंस थी, ये आपकी एग्जाम में रिपीट होते होते आती हैं।